Hello friends, Assalamu alaikum. So now I am going to start my lectures continuing the first chapter of biology. Remaining in first lecture I told you about the basics of biology, and I am going to tell you the describe the contribution of different Muslim scientists in the field of biology. So I am starting from previous lecture where I am जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मुस्लिम साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में कौन सी थी, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड वी आर अवेयर ऑफ देयर सक्सेस इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस। फर्स्ट इज जाबिर बिन हियान। सो ही वाज born in Iraq and practiced medicine in Iraq। जाबिर बिन हियान ईरान में पैदा हुए और उसने मेडिसन की जो इल्म हासिल की, प्रैक्टिस की, वो इराक़ में की। He introduced the experimental investigation in chemistry and also wrote the number of books on the plant and animal। उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो केमिस्ट्री में और बहुत सारे किताब लिखे जानदारों पर। His famous book are अल नबातात and अल हैवान। इसके दो मशहूर बुक्स हैं, अल नबातात और अल हैवान। एक एनिमल के बारे में, ये प्लांट्स के बारे में अल नबातात, अल हैवान एनिमल्स के बारे में। अब्दुल मलक अस्माई जो पैदा हुए 740-828 में वफ़ात पा गए। ही कंसीडर द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडी एनिमल इन डिटेल। इसने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था और इसकी फेमस राइटिंग है अबाबिल और अल खलील और अल वहूश। ये एनिमल्स के बारे में, ये कैमल्स के बारे में, ये हॉर्स के बारे में इसने स्टडी की थी। अबू अली सीना 980 में पैदा हुए, 1037 में वफ़ात पा गए। ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन कॉल्ड द एविना इन द वेस्ट। ये जो अबू अली सीना थे वो फाउंडर ऑफ मेडिसिन थे। ही वाज अ फिजिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोएट। ये फिजिशियन भी थे, फिलोसोफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर और पोएट भी थे। वन ऑफ हिज बेस्ट बुक इज अल कानून फिल तिब इज़ द नोन एज अ कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। इसका मशहूर किताब है अल कानून फिल तिब, जो जाना जाता है कैनन के नाम से वेस्ट में। डिस्क्राइब द सेपरेट एंड कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आ जाता है बहुत से एग्ज़ाम्स में और बहुत सी कॉम्पिटिटिव टेस्ट जो होती हैं उनमें भी आता है। तो बायोलॉजिकल्स जो लेवल्स होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल वो डिफ़ाइन करें। अब ये जो लेवल होती है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू होती है, जाके आपकी लेवल चलती है बायोमॉलिक्यूल्स क्लास, ये बहुत ऑर्गेनेल्स ये चल रही है। बहुत ही समझा रहा हूँ ये मैं आसानी से, ये जो क्वेश्चन है सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट द लेवल ये शुरू होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नो द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एटम्स एंड एलिमेंट, ये यहाँ से शुरू होती है। ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट, देयर आर द 9 काइंड्स ऑफ एलिमेंट फाउंड इन नेचर। जो भी आपके एटम और एलिमेंट बने होते हैं, जो मैटर बना होता है वो एटम और एलिमेंट से बना होता है। और दुनिया में जो है 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं नेचर में। अब तो 104 डिस्कवर हो गए हैं। ये ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट जो होता है वो बना होता है एक ही काइंड ऑफ एटम्स के। एटम्स की आप डेफिनेशन जानते हैं। एटम्स मीन्स it is atom is the smallest particle of element which cannot be cut। A means not, toms means cut, जो कट ज़्यादा कट नहीं हो सकते ना हो सके। These atoms are actually the structure formed by the many subatomic particle। जो एटम होते हैं वो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल में पाए जाते हैं। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल आर, जो एटम्स में होते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटम में ये पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बायो एलिमेंट
Out of 92 elements, 16 elements take part in making the body of mass of the living organism called the bioelement. 92 में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं नेचर में जो हमारे बॉडी के मास जो जानदारों में पाए जाते हैं उनको हम बायो एलिमेंट कहते हैं. ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक द 99% ऑफ द टोटल मास. ये जो चिन्नोप्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम, ये 99% मास बना लेते हैं बॉडी का. दीज आर नोन एज द मेजर एलिमेंट. इसको हम मेजर एलिमेंट कहते हैं. अदर 10 आर पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फीरियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द टोटल मास. ये 1% मौजूद रहते हैं हमारे जिस्म में. देयर आर कॉल्ड द ट्रेस एलिमेंट. दीज आर कॉल्ड द ट्रेस एलिमेंट. इनको ट्रेस एलिमेंट कहता है. अब जो ऑक्सीजन का रेशो होता है हमारी बॉडी में वो 65 होता है, नाइट्रोजन का 3, अदर्स 1, कार्बन का 18, कैल्शियम का 2, हाइड्रोजन का 10%, फास्फोरस का 1%. ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो एलिमेंट होते हैं मेजर एलिमेंट्स, उनकी परसेंटेज है ये. नंबर सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल थी एटम एंड एलिमेंट. ये फर्स्ट लेवल थी जो हमारे जिस्म में एटम और एलिमेंट पाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया. अब मॉलिक्यूलर लेवल, बायोमॉलिक्यूल्स. In organism, bioelements usually do not occur in isolated form. Rather, they combine through the ionic and covalent bonding. जानदारों में जो बायो एलिमेंट होते हैं वो अक्कर होते हैं आइसोलेटेड फॉर्म रदर देन कंबाइंड थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग. ये आइसोलेटेड फॉर्म में हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं. The stable particle formed by the such bonding is called the molecule. जो ऐसी बॉन्डिंग होती है उससे बॉन्डिंग को हम कहते हैं मॉलिक्यूल. If occurring in the bodies of living organism they are called biomolecule. अगर वो हमारे जिस्म में हो रही हो तो उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं. An organism is formed by the innumerous number of the biomolecules of the 100 of different types. हमारा जो जिस्म बना होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल से बना होता है. These molecules are the building material and are themselves constructed in the great variety and complexity due to the specific bonding arrangement. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं and are themselves constructed in great variety and complexity bonding arrangement. और ये अरेंजमेंट में होती हैं कॉम्प्लेक्स, और इनकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. अब क्लासिफिकेशन बायोमॉलिक्यूल्स की. बायोमॉलिक्यूल्स में बी क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स. अब जो छोटे होते हैं दीज आर द मॉलिक्यूल्स विथ लो मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज, वाटर. ये बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे हम ग्लूकोज जैसे हो गया वाटर. मैक्रो मीन्स बड़े. दीज आर मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया. इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. नंबर थर्ड लेवल इज सेल लेवल. पहली थी सब एटॉमिक पार्टिकल की और अब दूसरी मॉलिक्यूलर लेवल. नंबर थर्ड इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनली एंड सेल लेवल. अब हमारे सेल लेवल आ गई. ऑर्गेनली फॉर्मेशन. बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनली. जब अब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, पहले एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते थे और अब मॉलिक्यूल्स बना के अब हमारे सेल की ऑर्गेनली बनाते हैं. जो सेल में ऑर्गन्स होते हैं उनके हम ऑर्गेनेल्स ही कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं. सेल. नंबर थर्ड नंबर बी इज सेल फॉर्मेशन. अब ये छोटे छोटे ऑर्गन्स मिला के एक बड़ा सेल बना लेते हैं. द ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर सेल आर फॉर्म. जब आज ये जो ऑर्गेनेल होते हैं ये सेल में मौजूद होते हैं, उनका स्ट्रक्चर है, ये मिल के एक सेल बनाते हैं. नाउ नंबर सी पॉइंट इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जो हर ऑर्गन होता है सेल का उसका एक अपना
स्पेसिफिक काम होता है, फंक्शन होता है, जैसे ई.जी. माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्पेशलाइज्ड फॉर सेल्यूलर रिस्पायरेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में होते हैं, वो रिस्पायरेशन मीन्स हमारे सांस सेल की सांस में काम आते हैं, रिस्पायरेशन में काम आते हैं। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम सेल में होते हैं वो प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने में हम काम आते हैं। In this way, function of the cell are accomplished by these specialized structure. इसी तरीके से जो सेल का फंक्शन है वो मुकम्मल किया जाता है। It is an example of the division of the labor within the cell. Number of the cell. In the case of prokaryotic and the most protist, जो प्रोकैरियोटिक कहते हैं हम ऐसा सेल जो बहुत ही टिपिकल काइंड ऑफ सेल हो। प्रो मीन्स फर्स्ट, कैरियोट्स मीन्स जो जानदार थे, पहले जानदारों में सेल पाए जाते थे जो, उसको हम प्रोकैरियोटिक्स कहते हैं एंड प्रोटिस्ट कहते हैं। द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, ऑल एनिमल एंड प्लांट, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू द ट्रिलियन ऑफ द सेल्स। जो जानदार होते हैं वो ट्रिलियन ऑफ द सेल से बने होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड फॉर यू। ट्रिलियन ऑफ द सेल से बने होते हैं। टिश्यू लेवल, अब सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू लेवल डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब जो ग्रुप ऑफ सेल मिला के एक ही फंक्शन करते हैं उसे हम टिश्यू लेवल कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस, सेल्यूलर रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड आल्सो सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ दीज टिश्यूज। अब जो सेल होता है इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ प्रोसेस, ये अपने ही एक लाइफ प्रोसेस बनाते हैं, सेल्यूलर रिस्पायरेशन कराते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं एंड आल्सो स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड द फंक्शन ऑफ टिश्यूज़, और अपने टिश्यूज़ के फंक्शन करते हैं। एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे एपिडर्मल टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया, etc. एनिमल टिश्यू आर आल्सो डिफरेंट टाइप, नर्वस टिश्यू हो गए, मस्कुलर टिश्यू हमारे हो गए, etc. अब टिश्यू से अब आर्गन लेवल, जैसे सेल मिला के टिश्यू बनाता थे, अब टिश्यू मिला के हम आर्गन और आर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। आर्गन लेवल क्या है? ए फॉर्मेशन ऑफ आर्गन लेवल, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ आर्गन। अब टिश्यू मिला के जैसे आर्गन, जब सेम टाइप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं तो आर्गन बनता है। डिफरेंट टिश्यू ऑफ द आर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ एन आर्गन। जो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यू होते हैं आर्गन के, वो फंक्शन करते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं और कलेक्टिवली बिकेम द फंक्शन ऑफ आर्गन, और उसी आर्गन का काम करते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, स्टोमच इज एन आर्गन। जो स्टोमच है हमारा आर्गन है, स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो हमारे काम आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग फूड, जो हमारा फूड भी स्टोर करता है। स्टोमच है एपिथेलियल ग्रैंड्यूलर टिश्यूज़, इसमें हमारे एपिथेलियल ग्रैंड्यूलर टिश्यूज़ होते हैं विच सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस, जिनसे गैस्ट्रिक जूसेस जो है रिलीज़ होते हैं। मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टोमच वॉल्स, जो इसके मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराने में जो ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं स्टोमच की वाल को, फॉर ग्राइंडिंग द फूड, जैसे फूड को ग्राइंड किया जाता है। मिक्सिंग एंजाइम विद द फूड एंड मूविंग द फूड टू पोस्टीरियर एंड, जैसे फूड को एंजाइम की मदद से पोस्टीरियर एंड तक पहुंचाया जा सके। सो टू टिश्यू परफॉर्म देयर फंक्शन विद कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टोमच।
नंबर थर्ड, कनेक्टिव टिश्यूज़ विच हेल्प टू कनेक्ट द टिश्यू टुगेदर। ये जो होते हैं ये टिश्यूज़ को मिलाने में काम आते हैं। नर्वस टिश्यूज़, द एक्शन ऑफ द स्टोमच इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस बाय दिस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो ऑफ द एक्शन करते हैं स्टोमच को, कोऑर्डिनेट मीन्स चलाने में, बाय दिस टिश्यूज़। आर्गन सिस्टम लेवल। अब आर्गन से जब आर्गन मिलते हैं तो आर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट आर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन आर्गन सिस्टम। जब मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन मिलते हैं और एक ही फंक्शन करते हैं उसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। इन आर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब इन आर्गन सिस्टम में क्या होता है, जो ईच ऑर्गन होता है कैरीज स्पेसिफिक को फंक्शन करता है एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जो हमें लग रहा होता है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन बन गया है जिसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जैसे डाइजेशन सिस्टम में हमारी डाइजेशन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो कितने हमारे ऑर्गन आ गए, हर किसी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो मिलकर एक ही फंक्शन देते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब उसमें कौन कौन से ऑर्गन आ गए, ओरल कैविटी हमारी आ गई, स्टोमच आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन ये ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर ये ऑर्गन है, पेनक्रियाज, इनका खुद स्पेसिफिक फंक्शन होता है और ये मिलकर एक फंक्शन करते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं। इसे ऑर्गन सिस्टम लेवल हम कहते हैं। Number 6 is individual level, formation of individual. अब different organ and organ system are organized together to form an individual organism. अब जब organ system बनेगा, हमारे heart system बन गया, हमारा digestive system बन गया, हमारा excretion system बन के एक जानदार बन जाता है, हमारा nervous system बन के एक जानदार बन गया, एक individual organism बन गया। In organism, various organ and organ system are organized in such a way that all the function, process and the activities are coordinated. Organ system में क्या होता है, जो different किस्म के organ होते हैं, organ system are organized in such a way that all function, process, activated are coordinated. जो भी organ system के function होते हैं उनको चलाया जाता है। Example, during continuous and hard exercise, rate of respiration and heartbeat are increased. जब हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी रिस्पायरेशन बढ़ जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है एंड सप्लाइज द मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू मसल्स व्हिच इज़ नीडेड फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। उनको सप्लाई की जाती है ऑक्सीजन भी ज़्यादा और फूड भी ज़्यादा, जैसे वो काम कर सकें। नाउ द इंडिविजुअल लेवल से बाद में पॉपुलेशन लेवल आती है, जब आर्गन मिलके पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलेशन लेवल। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के एक जगह पर रहें इन द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जांपल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2002 comprises 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। 2010 की बात है, हमारे 2010 में 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स मीन्स ह्यूमंस थे। ये पॉपुलेशन है। नंबर 8 इज कम्युनिटी लेवल। इंट्रोडक्शन। अ कम्युनिटी इज assemblage of different population interacting with one another within the same environment. अब जब different kinds of population मिलेंगी और वो काम करेंगी एक साथ, तो उसे हम population level कहते हैं। Example, a forest may be considered as community. It includes different plant, microorganism, fungi and animal species. अब इसमें क्या होता है कि प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई
और एनिमल की स्पीशी एक ही जगह मिलकर रहती हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसको हम कहेंगे कम्युनिटी लेवल। Communities are collection of organisms in which one population may increase and other may be decrease. Community level में है हो सकता है ये कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है और दूसरी डिक्रीज हो सकती है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स फॉरेस्ट एंड पॉन्ड कम्युनिटी। जो हमारी फॉरेस्ट और पॉन्ड कम्युनिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे जानदार आ जाते हैं। सम कम्युनिटी आर सिंपल, जैसे फॉलन लॉग्स विथ वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। सिंपल communities have limited number and size and any change in the biotic and abiotic factor may be have a drastic and a long lasting effect. नंबर 9, जब अब कम्युनिटी मिलकर अब बायोस्फीयर लेवल बनाती हैं। The part of the earth inhabited by organism communities is known as biosphere. अब कम्युनिटी मिला के और जो पार्ट ऑफ अर्थ है, अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे जानदार रहते हैं, मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। It constitutes all ecosystem area where living organism interact with one living or with non-living component of the environment and is also zone of the life of the earth. अब इसमें इकोसिस्टम बनाते हैं ये। अब इकोसिस्टम क्या होता है? एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटररिएक्टेड विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटररिएक्टेड करें, जो ताल्लुक़ रखें नॉन लिविंग कंपोनेंट से इन्वायरमेंट के, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और उसमें लाइफ ऑन अर्थ जो है आ जाती है। ये हो गई आपकी जो लेवल्स, ये हमारी लेवल्स हो गई, यहाँ से शुरू हो रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूलर लेवल भी पढ़ाया आपको, यहाँ से पढ़ाया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें एटम एलिमेंट आ गए, मॉलिक्यूलर लेवल आई, फिर ऑर्गन, फिर जो ऑर्गेनली ऑफ सेल आई, फिर ऑर्गन सेल मिला के टिश्यू बनेंगे, टिश्यू बन के हमारे जो है ऑर्गन बने, ऑर्गन बन के हमारे इंडिविजुअल बने, ऑर्गन सिस्टम बना के हमारा इंडिविजुअल, फिर हमारी पॉपुलेशन से कम्युनिटी से बायोस्फीयर, यहाँ तक थी ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी। अब एन अदर क्वेश्चन, गिव कंपैरिजन इन सेल्यूलर, कॉलोनियल and multicellular organization, 5 major group of the organism. अब ये आंसर है। All organisms have been divided into the 5 major group: prokaryotes, protists, fungi, plant and animals. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप्स में, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्ट, फंजाई और प्लांट एंड एनिमल्स में। अब टाइप्स ऑफ सेल, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल। सेल्स लैकिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, e.g. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ऐसे सेल जिनमें मौजूद ना हो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन ना हो। ऐसे ही डीएनए जो है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, ऐसे ही सेल में डीएनए हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? सेल्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस and organelle are eukaryotic cells, e.g. animal cell, plant cell। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस जो है उसकी दीवार हो, उसकी मेम्ब्रेन हो खास, जिसमें अंदर जो है डीएनए हो, ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये हो गए आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक्स जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो 5 हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल।
ये प्रोकैरियोटिक वो और जानदार होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जिनमें से वो जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना हो उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ये इस जानदारों को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन। In the living organism, the cells organize in 3 ways to make bodies of the organism. जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म में सेल ऑर्गेनाइज होता है वो 3 वेज में होता है जानदारों को जिस्म बनाते हैं। सेल मेक यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल बनाते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। कोई जानदार यूनिसेल्यूलर होता है, कोई कॉलोनियल में रहता है, कॉलोनीज में रहता है। कॉलोनीज जैसे हमारी कॉलोनीज होते हैं, ऐसे कॉलोनीज सेल अपनी कॉलोनी बनाता है और उसमें रहते हैं। और कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइज्म होता है, बहुत सेलों का बना हुआ जानदार होता है। कोई जो होता है जानदार अक्सर तौर जो भी जानदार हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यूनिसेल्यूलर और कॉलोनियल बहुत ही कम पाए जाते हैं जैसे एमोबा, पैरामीशियम होते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्म फार्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेल्यूलर organism, colonial organism and multicellular organism respectively. Unicellular organization. In unicellular organism only one cell make the life of an organism. यूनिसेल्यूलर जानदारों में क्या होता है कि एक सेल ही सारी उनकी लाइफ को चलाता है। एक सेल ही उनकी लाइफ ही एक सेल पर डिपेंडेंट करती है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय अ ओनली सेल। जो उनकी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक सेल से चलाई जाती हैं। एग्जांपल एमोबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इसमें ये एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आ गए आपके। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इन अ कॉलोनियल टाइप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी से यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब क्या होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन आपस में जुलकर रहते हैं, उनको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ईच यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइज्म इन द कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइज्म जो होते हैं, जो कॉलोनीज में रहते हैं, उनकी ओन लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी होती है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर सेल, वो एक दूसरे के सेलों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आ गया, वॉल्वेक्स इज़ अ ग्रीन एल्गी फाउंड इन द वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रीन एल्गी है जो हमारे पॉन्ड्स में पाया जाता है, ये कॉलोनीज में रहते हैं। 100 ऑफ वॉल्वेक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। 100 सेल्स मिलकर ये जो कॉलोनी बनाते हैं वॉल्वेक्स, ग्रीन एल्गी। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेल आर ऑर्गेनाइज इन द टिश्यू, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमारा जानदार जो हमें इंसान है, अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनाइज्म है, हमारा सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल हम बन जाते हैं। एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, जैसे ये एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट का, जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस से कहते हैं। ए सोविंग, इट इज़ सोन इन द विंटर एंड प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। ये जो फसल होता है इसका पोखा जाता है विंटर में, और इसकी कपाई जो होती है वो विंटर में, एंड ऑफ विंटर में होती है। Importance, its plant's body is used as vegetables and seed are used for extracting oil. इसकी बॉडी से हमें जो वेजिटेबल यूज़ करते हैं, एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। इसको हम साग भी बोलते हैं उर्दू में, सरसों का साग, और इससे ऑयल हमें मिलता है। बॉडी पार्ट्स, प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट्स आ गई, हमारी स्टीम आ गई, ब्रांचेस आ गई, इनको हम खाते हैं। दीज डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट
जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। दे डू नॉट पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है और उससे फ्रूट और सीड्स बनते हैं। फ्रॉग, राना टाइग्रीना, एनिमल में जो एग्जांपल आ गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, वो हमारा फ्रॉग है। इसका एग्जांपल राना टाइग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी बॉडी, द बॉडी ऑफ द फ्रॉग आल्सो शोन इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेल्यूलर, बहुत सेलों की बनी होती है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। इसके जिस्म में ऑर्गन सिस्टम है, पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम होता है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। और इसके जो जितने ऑर्गन सिस्टम हैं वो रिलेटेड होते हैं ऑर्गन्स के साथ, उसके जो अज़ा पाए जाते हैं उसके साथ। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू। उसके ऑर्गन जो होते हैं आपको पता है टिश्यूज़ के बना होते हैं, जैसे एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज़। अब व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पीशी? Species is defined as group of organisms capable of interbreeding and producing the fertile offspring. स्पीशी हम उसे कहते हैं वो जानदार जो आपस में मिलजुल कर रहते हों और अपने नस्ल को बढ़ाते हों, उसे हम क्या कहते हैं, एक स्पीशी कहते हैं। व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ऐसा एरिया जिसमें जानदार रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ये था बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको डिटेल से बताया मैंने, ऑल चीज़ें क्लियर करवाई। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।